डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धनबाद में रामनवमी के अवसर पर झड़प की सत्ता और विपक्ष दोनों ने की निंदा। बलियापुर में 20 लोग गिरफ्तार। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा भाजपा के दबाव में पुलिसिया कार्रवाई। बच्ची की हत्या मामले में हजारीबाग बंद। आक्रोशित लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। 7 दिन बाद भी अपराधी है फरार। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल। रायपुर में नक्सलवाद खत्म दावे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पूछा 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म कैसे होगा? नक्सलवाद खत्म होने के क्या है मापदंड? नवी मुंबई महानगर पालिका का बजट पेश। 6,704 करोड़ के बजट पे कर वृद्धि का प्रस्ताव नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से रुक करके, जहां झारखंड के धनबाद से जहां रामनवमी के जुलूस पर हुए हमले में पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को कमर में रस्सी बांधकर सड़क पर घुमाया गया, जिससे राज्य में सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। पुलिस कार्रवाई का विरोध कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से हो रही है। राज्य में कांग्रेस कोटे से मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे भाजपा के दबाव में लिया गया निर्णय बताया, जबकि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता समेत धनबाद से भाजपा नेत्री तारा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर वर्तमान झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। जब सब कोई राम भक्त जो है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी का अपना त्यौहार जो है उसी रूट में हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे, तो फिर इस तरह की घटना करना, पत्थरबाजी करना, और लोगों ने जिस तरह से पत्थरबाजी करके हम लोग का जो सबसे बड़ा पर्व उस पर जो खलल डालने का काम किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत दिनों रामनवमी के दिन बलियापुर प्रखंड के भिखराजपुर गांव में रामनवमी का जुलूस, शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। उस शांतिपूर्ण जुलूस पर कुछ खास विशेष वर्ग के लोगों द्वारा राजधानी रांची में गैस की किल्लतों से अभी भी लोगों को राहत नहीं मिली थी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 50 से 55 पैसे की दर से बिजली की रेट भी बढ़ा दी गई है। बहरहाल बिजली की ये नई रेट आगामी 1 अप्रैल 2026 की तारीख से रांची में लागू कर दी जाएगी। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को इस नए नियम से मुक्त रखा गया है। इस क्रम में झारखंड विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन नवीन कुमार ने सबसे पहले घोषणा की है, जिसके बाद इस बारे में मुख्य रूप से जानकारी देते हुए विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद ने हमारे संवाददाता तृप्ति सिंह से खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक गैस की बढ़ती डिमांड के कारण बिजली की अत्यधिक खपत और इससे संबंधित कई सवालों का भी जवाब दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और इस वक्त हमारे बीच है झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद जी। एपीएन में सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। दरों से महंगी की गई है बिजली, इसी क्रम में जानकारी हम लेंगे सीधा। तमाम विस्तृत जानकारी हमारे बीच देंगे जो विधि सदस्य है महेंद्र प्रसाद जी। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ घोषणा हुआ है, वो महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। सर, क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने जानकारी लिया है, 55 पैसे वृद्धि शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हुई है। 50 पैसे की वृद्धि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए हुई है। और कृषि में, कृषि कार्य वाले, कृषि एवं सिंचाई के लिए कोई वृद्धि नहीं हुई है। जी हैं, उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे बीच आज साझा की हैं और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी बताया है, उपभोक्ताओं को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। जो खास तौर पर अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर बढ़ोतरी नहीं की गई है, ये कहना है विधि सदस्य का। साथ ही में जो यहाँ पर इंडक्शन के बारे में हमने बातचीत की, इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया
जारी की। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि 2% की छूट मिलेगी अगर 4 से 5 दिनों के अंदर अगर जो डेट पर अगर समय पर भुगतान कर दिया जाता है बिजली बिल का, तो 2% की छूट मिलेगी। ये अच्छी खबर भी है। वहीं जो कृषि उपभोक्ता है उनको ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया कि उन्हें इस बिजली दर की बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया है। तो तमाम जानकारियां ये अभी तक की मिली है, आगे क्या अपडेट होगा ये भी हमें जानकारी मिलेगी तो हम आप तक साझा करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। हजारीबाग में रामनवमी से ठीक पहले 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच भाजपा द्वारा हजारीबाग बंद का आह्वान भी किया गया। इस क्रम से सांसद मनीष जायसवाल ने घोषणा की है। वहीं पार्टी द्वारा 2 दिन पहले की घटना को कड़ी निंदा करते हुए कहा गया कि दोषी को सजा नहीं मिलती तो सोमवार को जिला बंद किया जाएगा। वहीं इस घटना से आहत जिले के विष्णुगढ़ में आक्रोशित लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसी दौरान उनका कहना है कि इस घटना से अब समाज की हर बेटी को सुरक्षित पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं घटना के 7 दिन बाद भी पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ता है। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। हर ओर इस घटना की निंदा हो रही है। अपराधियों को गिरफ्तार करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। पिछले दिनों हजारीबाग में एक नाबालिग बच्ची का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ था, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने दावे किए कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा 4 दिन बाद लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे में घटना इस प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित कई बड़े नेताओं ने भी अभी गांव का दौरा किया और परिवार के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की। कल हजारीबाग के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकलेगा और सोमवार को 30 तारीख को हजारीबाग बंद रहेगा। उसके बावजूद भी यदि अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो पूरे प्रदेश में क्रमवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विषय को लेकर के आंदोलन करेंगे। और हाँ, 30 तारीख को हमारी महिला मोर्चा की बहनें राज्य में आने वाले सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम करके विरोध करने का काम करेंगे। लोग आक्रोशित हैं, वो हत्यारे अभी तक फ्री होकर घूम रहे हैं। उस बेटी को इंसाफ देना होगा, उस गरीब बच्ची को इंसाफ देना होगा। जब सरकार को होश में आना होगा। झारखंड के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के साथ साथ सभी नर्सिंग होम में आईसीयू सेवाओं की स्थिति को और बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत आईसीयू के रखरखाव, संचालन और क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए राजधानी रांची में एक राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजधानी के एक होटल के ऑडिटोरियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के तहत अस्पतालों के 15% बेड पर आईसीयू सुविधाएं देने की जरूरत पर विशेष रूप से चर्चा हुई। तो वहीं इस राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शशि प्रकाश झा, रिम्स ट्रॉमा सेंटर के हेड डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, रांची सदर के सीनियर सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार, स्वास्थ्य अधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में आईपीएचएस के नियमों के मुताबिक आईसीयू सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए। इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए हेल्थ एक्शन प्लान और आईसीयू मैनेजमेंट के लिए विभाग का रोड मैप शेयर किया। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में राज्य के बेड की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य विभाग सचिव द्वारा कहा गया कि अभी राज्य में कुल 28,000 बेड उपलब्ध हैं, जिनमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर का 25-25 हिस्सा है। हालांकि अभी लगभग 4,200 आईसीयू बेड उपलब्ध होने चाहिए, जो कुल बेड का 15% है, जबकि अभी सिर्फ 1,000 से भी कम बेड उपलब्ध हैं। अभी एनएचएम से भी 76 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति कल हो रही है और एसएमयू के भी 150 से अधिक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर विभिन्न जिलों में भेजे जा रहे हैं। और आईसीयू को सुदृढ़ करने के लिए केवल चिकित्सा पदाधिकारी आवश्यक नहीं है, उसके जो टेक्नीशियन हैं, उसके जो इक्विपमेंट है और उनके साथ जितने लोग काम करते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग। तो एक साथ ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब तक सारा चीज़ सुदृढ़ नहीं होगा तब तक ये संख्या नहीं बढ़ सकती है। फिर भी पिछले 5 वर्षों में आपने देखा है कि आईसीयू के कितने बेड बढ़े और वो सभी कार्यरत हैं।
ये आज बहुत अच्छा एक गाइडलाइन है एक जिस पर आज चर्चा हुई है कि 15% बेड आईसीयू का होना चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ ऑफिशियली 500 बेड है, तो 75 बेड्स होना चाहिए आईसीयू का। झारखंड समेत पूरे भारत में तेजी से बढ़ रहे दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मासूमों की संख्या पर नियंत्रण लाने की दिशा में रिम्स रांची द्वारा एक विशेष अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दुर्लभ और जटिल बीमारियों के विशेषज्ञ इलाज का बढ़ावा देने की ओर ठोस पहल चर्चा हुई। तो वहीं रिम्स पीडियाट्रिक्स विभाग के एचओडी राजीव मिश्रा ने एपीएन न्यूज के माध्यम से इस विषय पर गंभीर चिंता जताते हुए बेहतर इलाज के लिए फंडिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। तो वहीं उन्होंने जन्म से पहले ही बच्चे में होने वाली इस बीमारी का कैसे पता लगाया जा सकता है और इसके लक्षण और कारण से भी लोगों को अवगत कराया। मालूम हो कि रिम्स पीडियाट्रिक्स विभाग में गायकोनोमैस्टिया का सफल इलाज और न्यूरोसर्जन विभाग द्वारा टेढ़े मेढ़े सिर की जटिल सर्जरी शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और इस वक्त पर राजधानी रांची के प्रतिष्ठित अस्पताल, रांची समेत पूरे झारखंड के प्रतिष्ठित अस्पताल रिम्स हम पहुंचे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए रांची रिम्स के एचओडी राजीव मिश्रा जी। सबसे पहले एपीएन में हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत। थैंक यू मैडम, थैंक यू, नमस्कार जी। तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, जिसके बारे में सर से तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां भी लेंगे। जो ये बीमारी है, रेयर डिजीज को लेकर जो बीमारी होती है, इस पर खास कार्यक्रम किया गया है। तो रांची रिम्स किस तरीके से इसे लेकर जागरूक कर रही है लोगों को, इस पर हम जानेंगे और इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य से सर वाकिफ कराएंगे। जैसा कि आपने अपने क्वेश्चन में इस चीज़ का हमारे उद्देश्य को ये आपने परिलक्षित कर दिया है कि हमारा पर्पज ही है कि हमको लोगों को अवेयरनेस पैदा करना है रेयर डिजीज के बारे में। रेयर डिजीज इनफैक्ट कहने के लिए तो रेयर डिजीज हैं, और अभी तक के समय में ग्लोबली जो है 7000 डिजीज वो रेयर डिजीज के क्राइटेरिया में फुलफिल होती हैं, और हर जगह इसका डेफिनेशन अलग होता है। बहुत शुक्रिया सर। तो सुना आपने रिम्स रांची के एचओडी राजीव मिश्रा से हमने बात की है। उन्होंने तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी है इस बीमारी को लेकर और लोगों को जागरूक कैसे होना है, इस पर भी उन्होंने बताया। रिम्स किस तरीके से पहल करे, इस पर भी उन्होंने जानकारियां दी है। साथ ही कैसे पब्लिक भी इसे लेकर अपनी तरफ से पहल कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है, कैसे गवर्नमेंट की हेल्प भी कर सकती है, इस पर भी उन्होंने अपनी तरफ से संदेश जारी किया। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से नमस्कार। राजधानी रांची के एक होटल में प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा एक महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडू लीडर्स कॉन्क्लेव शिक्षा एवं छात्र विकास के भविष्य पर विचार विमर्श किया गया। तो वहीं इस एजुकेशन सीट मीट में शैक्षणिक जगत के जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में लगभग 65 स्कूल प्रिंसिपल, 6 डायरेक्टर और 20 वरिष्ठ शिक्षकों ने भाग लिया, जिससे क्षेत्रीय शिक्षकों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली। सम्मेलन में शिक्षा के नए आयाम और रुझानों, शिक्षण विधियों में नवाचार और शिक्षकों एवं रक्षा कर्मियों के योगदान को मान्यता देने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अनिल पाल्टा, डायरेक्टर जनरल रेलवे झारखंड थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता शेखर शर्मा वर्मा, जोनल मैनेजर एलपीयू ने की। एलपीयू की प्रमुख पहल एडू रिवॉल्यूशनर को भी प्रदर्शित किया गया, जो अनुभवात्मक शिक्षा, उद्योग समेकन, लचीले पाठ्यक्रम और कौशल आधारित शिक्षा पर केंद्रित है। विश्वविद्यालय ने विजन 2047 की रूपरेखा भी साझा की, जिसका उद्देश्य भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप सक्षम और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना है। कार्यक्रम के दौरान अरुण मालिक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जागरूकता के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को सशक्त बनाना विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें संचालित शिक्षा और डिजिटल सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का संचालन नितेश कुमार मिश्रा, रीजनल मैनेजर एलपीयू के मार्गदर्शन और नितिन कुमार के नेतृत्व में किया गया। बोकारो रेलवे गुड शेड के यार्ड में सेल्फी लेना 2 युवकों को भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार 7 युवक वहां रील बनाने और फोटो खींचने पहुंचे थे। इसी दौरान अभिमन्यु चटर्जी ट्रेन पर चढ़कर फोटो ले रहा था, तभी वह 25,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। उसे बचाने के लिए कौशिक शर्मा आगे बढ़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद आरपीएफ ने दोनों घायलों को तुरंत बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कौशिक शर्मा को मृत घोषित कर दिया। मृतक बरी को ऑपरेटिव का निवासी
जबकि घायल सेक्टर 12 का रहने वाला है, जिसका इलाज जारी है। आरपीएफ की एएसआई अरुणा उराव ने बताया कि सभी 7 युवक मौके पर मौजूद थे, जिनमें से 2 इस हादसे का शिकार हुए। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के दावे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार से कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म होने की बात कही जा रही है तो क्या सरकार इसकी आधारित घोषणा करेगी। सुशील आनंद शुक्ला से पूछा कि क्या नक्सलवाद खत्म होने के क्या मापदंड तय किए गए हैं और क्या वे पूरे हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब बस्तर से केंद्रीय सुरक्षा बलों की वापसी होगी, कैंप हटाए जाएंगे और वीआईपी सुरक्षा में कटौती की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आम जनता पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती और नक्सल हिंसा पूरी तरह बंद नहीं होती, तब तक नक्सलवाद खात्मे होने का दावा अधूरा रहेगा। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सा शिविर में शामिल हुए। श्री नारायण हॉस्पिटल रायपुर के सहयोग से पीएम श्री अरुंधति देवी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय आरंग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर क्षेत्र के लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। आम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के लिए कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब के प्रयासों को सराहा। मंत्री गुरु खुशवंत ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को समय पर और गुणवत्तापूर्वक उपचार उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य से क्यूरबे एवं श्री नारायण हॉस्पिटल के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीपी, शुगर, ईसीजी जांच सहित विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया गया। 22 मार्च हमारा जन्मदिन, उसके अवसर पर क्यूरबे और श्री नारायण हॉस्पिटल के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमारे आरंग शहर में किया गया है, ताकि क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इसमें हर प्रकार के इलाज किए जा रहे हैं, चाहे हमारा ईसीजी हो, बीपी, शुगर हो, हम बात करें महिलाओं का जो इलाज होता है वो भी हो रहा है, आई टेस्ट भी यहाँ पे हो रहा है, दांत का भी चेकअप यहाँ पे हो रहा है। तो हर प्रकार के इलाज किए जा रहे हैं और निःशुल्क दवाई वितरण किया जा रहा है। प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मड़ई 2026 के अंतर्गत इंडोर गेम्स प्रतियोगिताओं का आज गरिमामय वातावरण में विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य अतिथियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। खेल मड़ई के अंतर्गत आयोजित सभी प्रतियोगिताएं दिवंगत वरिष्ठ पत्रकारों की स्मृति को समर्पित है। इसके तहत स्वर्गीय रमेश नैयर स्मृति कैरम प्रतियोगिता, स्वर्गीय सत्येंद्र गुमाश्ता स्मृति टेबल टेनिस प्रतियोगिता, स्वर्गीय योगेश यदु स्मृति शतरंज प्रतियोगिता एवं स्वर्गीय देवेंद्र कर स्मृति बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर अतिथियों ने रायपुर प्रेस क्लब की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन पत्रकारों के बीच आपसी समन्वय, स्वास्थ्य जागरूकता और खेल भावना को बढ़ावा देता है। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके द्वारा कल आमंत्रित किया गया था और इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे लगा नहीं कि मैं कोई मुख्य अतिथि या अतिथि बन के आया हूँ। मुझे यही लगा, बिल्कुल 1 घंटा पता नहीं कैसे कितना अच्छे से निकल गया, सब पता ही नहीं चल पाया कि अपने परिवार के बीच में आया हुआ हूँ। और मैं निश्चित रूप से रायपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को, अध्यक्ष को इस बात का बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी परंपरा प्रारंभ की है। सरस्वती नगर का रेलवे फाटक पिछले करीब 19 दिनों से बंद है और अब इसे लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा है। कोटा क्षेत्र के रहवासी बड़ी संख्या में रेलवे फाटक के पास जुटे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि फाटक बंद होने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। लंबे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और समय के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है।
अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का। जहां जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल आरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान मरीजों को देखने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टरों की अनुपस्थिति से नाराज मरीजों के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही सिविल सर्जन शिवेंदु कुमार सिन्हा तुरंत इमरजेंसी वार्ड पहुंचे और परिजनों को शांत कराया। उन्होंने स्वस्थ स्वयं मरीजों को देखना शुरू किया और तत्काल 2 अन्य डॉक्टरों को बुलाकर इमरजेंसी सेवाएं चालू कराएं। सिविल सर्जन शिवेंदु कुमार सिन्हा ने बताया कि डॉक्टर महावीर गुप्ता आज अपनी ड्यूटी से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बिना बताए ड्यूटी से गायब रहना कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही है। डॉक्टर यहाँ हमें अभी पता लगा तो मैं खुद ही अभी एक मीटिंग में जा रहे थे तो हम रुक गए कि हाँ डॉक्टर की दिक्कत हमको बताया गया। तो अभी हम आए हैं तो हमारे 2 डॉक्टर को यहाँ ड्यूटी पर लगाई गई थी। तो एक हमारे डॉक्टर तो उपलब्ध हैं यहाँ पर, लेकिन दूसरे जो डॉक्टर हैं और जिनका नाम महावीर गुप्ता जी हैं वो ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। मैं बार बार फ़ोन भी कर रहा हूँ, उनका फ़ोन भी जा रहा है, रिंग हो रहा है, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैं डीएस को फ़ोन लगाया हूँ, डीएस अभी भी उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। वो उनका कोई प्रॉब्लम हो गया है तो यहाँ से बाहर निकल गए। शहर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ते वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मुजफ्फरपुर के व्यस्त मोती झील फ्लाईओवर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिवहन विभाग की टीम ने अचानक घेराबंदी कर सघन वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया। इस कार्रवाई में एडीटीओ, एमवीआई और पुलिस बल के जवानों ने मिलकर मोर्चा संभाला। फ्लाईओवर पर चेकिंग शुरू होते ही नियम तोड़ने वाले चालकों में अफरा तफरी मच गई। महज कुछ ही घंटों में विभाग ने 80 से ज्यादा वाहनों के चालान काटकर भारी जुर्माना वसूला। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए वैशाली पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बार फिर अवैध शराब के काले कारोबार को नेस्ताबूद करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि रुस्तमपुर थाना अंतर्गत सुकुमारपुर दियारा क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 30,000 लीटर कच्चा जावा महुआ या देशी शराब बनाने का कच्चा माल बरामद कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस बल ने शराब निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही 10 अवैध भट्टियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां नवी मुंबई महानगर पालिका का बजट पेश किया गया। स्थायी समिति के सभापति अशोक पाटिल ने यह बजट महापौर को प्रस्तुत किया। इस बजट का कुल आकार करीब 6,704 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसमें शहर के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर जोर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के बजट में नागरिकों को राहत देते हुए किसी भी प्रकार की कर वृद्धि का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। आप सभी की नजर इस बजट में किए गए प्रावधानों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन पर टिकी हुई है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।